नमस्कार, मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। इन दिनों राजनीति में गर्मजोशी देखी जा रही है और प्रत्याशी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए। 19 अप्रैल वो तारीख है जब ईवीएम में मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आज हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो खासा चर्चित नाम है बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लिए। वो नाम है भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी का। भारती जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस बात से कि कितनी प्रत्याशा थी कि सूची में भारती पारधी का नाम होगा एक प्रत्याशी के तौर पर? निश्चित तौर पर मैं लंबे समय से राजनीति में हूँ और राजनीति में जब रहता है आदमी तो महत्वाकांक्षाएं रहती है। मैं लगातार पिछले 2-3 वर्षों से, मतलब 2-3 कार्यकाल से लोकसभा विधानसभा में प्रयास कर रही थी। इस बार भी प्रयास करी मैंने। उम्मीद तो थी कि शायद हो सकता है महिला प्रत्याशी दिगर उतारे तो नाम आ सकता है। इस रेस में कौन कौन से नाम शामिल थे? ये तो मुझसे ज़्यादा पत्रकारों को ज़्यादा पता होते हैं। सारे वरिष्ठ हमारे बहुत से लोगों के नाम थे, लेकिन हमारी जो दल है, हमारा जो परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें दीगर जिस पे केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगती है उसके साथ सारा हमारा परिवार खड़ा रहता है। इस चुनाव से पहले और कौन कौन से चुनावों में आप भाग्य आजमा चुकी हैं? किन में सफलता मिली और कहां असफलता का स्वाद भी चखना पड़ा? मैंने 2000 में सन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, कंजई वाला जो बेल्ट है, क्षेत्र क्रमांक 19 से। तब मैं अध्यक्ष की भी प्रत्याशी थी, लेकिन कुछ क्या कहते हैं किस्मत में नहीं था, तो एक वोट से अध्यक्ष का चुनाव हार गई थी। पिछले 2 साल पहले मैंने नगर पालिका का भी, अभी वार्ड नंबर 22 से पार्षद हूँ, नगर पालिका का भी अध्यक्ष की मंशा से चुनाव लड़ा था मैंने। लेकिन दुर्भाग्य था कि मैं तब भी अध्यक्ष नहीं बनी और हमारी ही पार्टी की मेरी सहयोगी बहन आदरणीय भारती ठाकुर जी बनी है और अभी मैं एक पार्षद के रूप में हूँ। मैंने 2 चुनाव लड़ा है जनता से, दोनों ने मुझे दोनों चुनाव में भरपूर आशीर्वाद मिला है। कहते हैं कि धीरज का फल मीठा होता है और ये आपको देखकर समझा जा सकता है। नगर पालिका चुनाव जब आपने लड़ा तो पार्षद के रूप में आप चुनी गई। मंशा थी कि शायद आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन एक लोकल पॉलिटिक्स जो होती है उसका कहीं ना कहीं आप शिकार हुई। आपको क्या लगता है कि वो एक अच्छा निर्णय रहा? अगर वहाँ आपका अध्यक्ष पद में चयन हो जाता या आप चुन ली जाती तो शायद आप आज इस मुकाम पर नहीं होती। लोकल पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं करूँगी। कई बार ऐसा होता है आदमी, हम थोड़े के लिए दुखी होते हैं, लेकिन ईश्वर सबके लिए कुछ ना कुछ लिखता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हो सकता है मेरी किस्मत में वो सब कुछ नहीं था और आज ईश्वर को ये देना था, इसीलिए मुझे वहाँ से निराशा हासिल हुई थी। हम दुखी भी हुई थी मैं, लेकिन उस ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, उसने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है। लोकसभा चुनाव की बात करें, क्या एजेंडा है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? एक तो सबसे पहले मैं अपने ज़िले के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसे भाजपा में आपने पहले भी कहा कि कितने प्रत्याशी थे, मांगने का अधिकार सबको है, सब मांग रहे थे, लेकिन हमारा जो दल है, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है, उसमें एक बात बहुत अच्छी है, मांगते सब हैं, लेकिन जिसका यदि टिकट मिल जाती है, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जिसको फाइनल कर देता है, पूरा परिवार हमारा उसके साथ खड़ा हो जाता है। रही बात आपका क्या एजेंडा रहेगा, तो निश्चित तौर पर हमारे पूर्व के मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों ने इस जिले के विकास के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन ये भी सत्य है कि उनके चाहते हुए भी पूरे काम वो नहीं कर पाता है। कार्यकाल एक सीमा अवधि होती है, उनके रुके हुए कार्यों को और इस जिले के लिए क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, उन सबके अनुभवों का लाभ लेंगे। जब भी चुनाव प्रचार की बात होती है तो अक्सर ये देखा गया है कि भाजपा प्रत्याशी मोदी जी का चेहरा सामने रखते हैं, मोदी की गारंटी पर मतदाताओं से वोट मांगते हैं। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आपके साथ क्या है? देखिए, हमारा नेता, हमारा नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी या हमारा पूरे भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो लोकप्रियता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है उससे नकारा नहीं जा सकता। आपने जैसे कहा कि उनके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये सत्य है कि मोदी जी का नाम है, मोदी जी का चेहरा है, लेकिन जैसे लंबे राजनीति से मैं हूँ, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी अपने नेतृत्व का, भाजपा के जिले के सभी पदाधिकारी नेताओं का, और नेता और पदाधिकारी भाजपा ही नहीं पूरी जनता का, जिन्होंने मुझे बहुत सहजता से स्वीकारा है और सबका बहुत जन समर्थन मुझे मिल रहा है। स्थानीय मुद्दों की बात है, निश्चित तौर पर यह हमारे ज़िले में विकास की संभावना है। जैसे एक जो कमी हमारे ज़िले में है, हमारे वरिष्ठों ने प्रयास किया है, लेकिन वो कुछ पेंडिंग है। उद्योगों की तरफ हमारा ध्यान रहेगा। हम यहाँ के उद्योगपतियों के साथ, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने वरिष्ठों के साथ बैठकर इस ज़िले में उद्योगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा, एक बच्चों के लिए हाई एजुकेशन,
हमारे पूर्व मंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय ऐसे अच्छे काम किए हैं। उनके साथ ही बैठ के उनके अनुभवों का नाम लेकर हमारे प्रदेश के नेतृत्व के साथ कि हम अपने ज़िले में क्या कर सकते हैं, करने का प्रयास करेंगे। उसमें हमें आपका भी सहयोग लगेगा। जी, बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर जाति विशेष को ही प्रतिनिधित्व का मौका मिल पाया है। क्या आप भी ये मानती हैं कि यहाँ पर जो समीकरण है वो जातिगत आधार पर है और आपको टिकट दिए जाने के पीछे भी एक बड़ा कारण ये हो सकता है? नहीं, मैं जातिवाद को नहीं मानती। कोई भी चुनाव अकेले जातिवाद से नहीं होता है। सबका साथ सबका विकास आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। सबके साथ के कारण ही सब हर चीज़ संभव हो पाती है। जाति विशेष का ऐसा मैं कुछ नहीं मानती। और मुझे जो जैसे प्रत्याशी का आप बोल रहे हैं, तो हाँ, ये अलग है कि यदि अगर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को प्रत्याशी दिया है, उसका कारण भी मैं एकमात्र मानती हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर लिंग अनुपात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। हो सकता है उसका लाभ मुझे मिला और केंद्रीय नेतृत्व की नज़र मुझ पर पड़ी। यदि एक महिला के तौर पर आपको इस पूरी सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान देकर केंद्रीय नेतृत्व ने चुना है, तो जीत कर आने के बाद महिलाओं के लिए, किशोरी बालिकाओं के लिए क्या कुछ दिमाग में रणनीति है, क्या करेंगी आप? निश्चित तौर पर महिलाओं के नेतृत्व के लिए मुझे यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। नारी शक्ति वंदन लाकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो निश्चित तौर पर मेरा भी दायित्व बनता है कि हम अपने ज़िले की महिलाओं के लिए, लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, करेंगे। विपक्ष की अगर हम बात करें तो क्या आपको आभास था कि आपके विरुद्ध कांग्रेस सम्राट सिंह सरस्वार को मैदान में उतारेगी? और यदि अब आप उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखती हैं तो कितना आसान या कितना मुश्किल भी हो सकता है ये चुनाव? देखिए, जब आदमी चुनाव लड़ता है तो फिर सामने कौन आ रहा है इसकी चिंता नहीं करता है। चुनाव को चुनाव की रणनीति से कर रहे हैं, फिर सामने कोई भी आए, हमको तो चुनाव को लड़ना है। सामने फिर कोई भी रहे, कौन आ रहा है, क्या है, कितना, कैसा क्या है, ये हमारा विषय है नहीं। हमको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का सहयोग चाहिए। सामने जो हो टिकी जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी उन सीटों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो सीट कहीं ना कहीं कश्मकश भरी हो सकती है या जहां चुनाव ज़्यादा कठिन हो सकता है, और ये भी संभावना है कि आगामी 9 तारीख को मोदी जी आपके लिए मतदाताओं से वोट की अपील भी करेंगे। तो आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव है ये कश्मकश भरा हो सकता है? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानती। हाँ, मोदी हमारे नेता है और वो प्रयास करते हैं। उनकी कार्यशैली से पूरा देश वाकिफ है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में या महाकौशल में या जितनी ज़्यादा वो जा सकें उसका प्रयास करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो कश्मकश से भरी हुई सीटें हो उसी पे वो ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं जाते हो। पिछले मुझे लगता है बोध सिंह भाऊ का जो चुनाव था तब वो आए थे, काफ़ी समय से बालाघाट नहीं आए हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं ज़िले के लोग कि मोदी जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त होगा और वो संभवतः 9 तारीख को उनका कार्यक्रम बना है। 2014 में इससे पहले नरेंद्र मोदी जी बोध सिंह भगत के लिए मतदाताओं को रिझाते नजर आए थे। उसके बाद संभवतः 9 अप्रैल को वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन आपकी जहाँ तक बात करें तो तमाम बड़े नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा यहाँ पे देखा गया है। यहाँ तक कि आपके नामांकन दाखिले के दिन भी स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे। तो क्या बालाघाट सिवनी संसदीय सीट जो है ये हॉट सीट के रूप में जानी जा रही है? नहीं, गलत। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने प्रयास किया भी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन में जितने लोकसभा सीटों पे वो जा सकें उन्होंने जाने का प्रयास किया है। और निश्चित तौर पर क्लस्टर के प्रभारी हैं यहाँ पर कैलाश जी, तो कैलाश जी का आना जाना रहेगा। महाकौशल के नेता आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल हैं तो उनका आना जाना रहेगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको जो जिनको भेजा है वरिष्ठों को सबका आना जाना रहेगा। और चुनाव में तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि वरिष्ठों का आना जाना हर लोकसभा सीट पर लगा रहता है। कितने मतों से जीत के लिए आशान्वित हैं आप? तो ये तो हमारी जनता बताएगी। हम मैंने एक शब्द में आपको ये कहा कि पूरा भरपूर आशीर्वाद ले रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि सारे मतदाता या कार्यकर्ता ही नहीं, मतदाताओं ने मुझे का उनका बहुत भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। बालाघाट जिले में तो आप चर्चित नाम हैं, लेकिन सिवनी संसदीय क्षेत्र के कुछ जो क्षेत्र जुड़े हैं हमसे, बरघाट और इसके आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर किस तरह का प्रतिसाद देखती हैं आप? सिवनी बरघाट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा की, ये बेसिकली भाजपा की ही हैं और वहाँ का जो मतलब मतदाता है
वो भी मेरे लिए मतलब समर्पित है। जैसे आपने कहा कि बालाघाट जिले में चर्चित नाम है, ऐसा नहीं है। सिवनी में भी मेरी पहचान है, सिवनी मेरा आना जाना रहा है। जब मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य थी तो मुझे, जब लता जी प्रदेश अध्यक्ष थी तो उन्होंने मुझे सिवनी का प्रभार दिया था, मैं आती जाती रही हूँ, तो वहाँ भी मेरी अच्छी खासी पहचान है। तो मुझे कोई नयापन ना ही हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है, ना मुझे लग रहा है। फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स में आपने काफ़ी दिन काम किया, उसके बाद आप संगठन की ओर मुड़ गई और एक छोटा सा गैप बना, आप संगठन में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी रही या भाजपा के लिए आप काम करती रही, उसका आप किस तरह फायदा मिल रहा है आज जिस स्थान पर आप हैं? हाँ, मैंने जैसे कहा कि मैं निश्चित तौर पर लंबे समय से राजनीति में हूँ और मैंने जिला पंचायत के बाद लंबे समय से संगठन में काम किया। संगठन ने जो दायित्व दिया, छोटे से बड़ा, उसको मैंने उसका 100% देने का प्रयास किया। और मैं तो धन्यवाद देती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन होता है और उसी आधार पर मुझे यह सम्मानित किया गया है, कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप चुनकर आ गई, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, क्या मोटे तौर पर क्या दिमाग में एजेंडा है कि आपके आने के बाद वो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा जो गुजरे सालों में हमें देखने को नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है कि गुजरे सालों में हमें परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हमारे सांसदों ने, हमारे मंत्रियों ने, आपको देख रहे होंगे बालाघाट में 2-3 ओवरब्रिजों के काम शुरू होने पर हैं। काम हमारी सरकार ने, हमारे सांसदों ने, हमारे मंत्रियों ने किया है। निश्चित तौर पर सबको अपेक्षाएं मुझसे है, चूँकि ये पहली बार महिला प्रत्याशी हैं और एक नया चेहरा के रूप में पार्टी ने मुझे दिया है। तो मैंने पहले भी कहा, उद्योगों की तरफ मेरा झुकाव रहेगा कि हमारे यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है, तो यदि अगर यहीं उन्हें काम मिलेगा तो वो शायद बाहर न जाएं, तो उद्योग प्राथमिकता रहेगी। जी, और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है हमारा, चलते चलते हमारे तमाम दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिला है, ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। आपका हमेशा से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर रहा है। जनता ने ये नहीं देखा है कि कौन प्रत्याशी क्या है और हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिए है। ऐसा ही सहयोग और ऐसा आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारती जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी। अगले अंक में जल्द ही हम आपको किसी राजनीतिक हस्ती से जरूर मिलवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।